क्या ऐसी उपलब्धियां गिना रहे हैं? 40 वर्षों से किसान की समस्याओं को हमेशा ही अच्छी तरह से उठाता रहा हूँ। क्या तैयारियां पिछले दिनों में रही हैं? लोग तो ये देख रहे हैं कि कब आपको टिकट मिले और कब हम आपके साथ जुड़े। लेकिन आजकल लोग सनातन को खूब गालियां दे रहे हैं। ये सनातनी है ही नहीं भाई। कुछ फ्लाईओवर की हालत तो 2018 से 2018 नहीं 2016 में इसका वो शिलान्यास हुआ था। नागौर में इतनी अव्यवस्था क्यों है? नागौर का नाम ही नागौर। टिकट मिलता है तो मोदी जी यहाँ के चुनावी सभा करें। प्रधानमंत्री जी नागौर आएंगे। आरएलपी इस बार 200 सीटों से चुनाव लड़ रही है। इतना कोई आरएलपी का इतना कुछ नहीं है। 200 सीट भी आरएलपी के हाथ से चली जाएगी। नमस्कार, एनएफ न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त नागौर में पहुंच चुकी है और मेरे साथ आज श्री भोजराज सारस्वत जी हैं जो नागौर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी ताल ठोक रहे हैं और बहुत जोशीले, बहुत ही जुनूनी व्यक्तित्व के धनी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। तो आपका किन विचारों के साथ आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? क्या ऐसी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? मैं 40 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। उनकी विचारधाराओं में चल रहा हूँ। मैं संघ परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ एक अच्छे उम्मीदवार की आवश्यकता है जनता को। इसी विचारों के साथ मैं जनता के बीच में जाता हूँ और जनता भी ये चाह रही है कि ऐसे उम्मीदवार, अच्छे विचारधाराओं के उम्मीदवार यहाँ मैदान में उतरे। ये विचार पार्टी का है कि वो किसको टिकट दे, किसको नहीं दे। लेकिन मैं अभी मेरा दावेदारी में कर रहा हूँ और जो भी आगे पार्टी तय करेगी उस हिसाब से हमारा। लेकिन कहते हैं नागौर एक कांटों का ताज है। नागौर की सीट बहुत हॉट सीट मानी जाती है। आसपास का जितना भी क्षेत्र है जाट बहुल इलाका है। ऐसे में आपकी क्या तैयारियां पिछले दिनों में रही हैं या आगे आपने क्या सोच के रखा है? देखिए, यहाँ जो कांटों का ताज आप कह रहे हैं ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पहले बात तो पार्टी जिसको टिकट देती है वो भी आएगा, चाहे जाट को दे चाहे दूसरे को दे। यहाँ ब्राह्मण सीट भी रही है। यहाँ बंसीलाल जी सारस्वत या एमएलए रहे, 2-3 बार उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला और 200-500 वोटों के मार्जिन से वो हारे। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये जाट सीट है। यहाँ मोहम्मडन्स भी रहे, जैसे पिछले दफ़े यहाँ राजपूत से उम्मीदवार भी जीते, गजेंद्र सिंह ख्यूसर भी यहाँ से जीते। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो आप पूछ रहे हो कि ये जाट बोल्ड एरिया है, कांटों का ताज है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए 2019 में, तो 2018 में, तो तब यहाँ से सीट बीजेपी की रही। एक बार फिर से, जबकि राजस्थान में हम देखते हैं कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है? क्या राजस्थान फिर से सत्ता परिवर्तन की दृष्टि से देख रहा है या क्या माहौल क्या लग रहा है? निश्चित राजस्थान में इस बार बीजेपी आएगी और बीजेपी का बहुत ही अच्छा माहौल है। और जो कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी की ये रेवड़ियाँ और इनसे देखो महिला अत्याचार, युवाओं पे ये पेपर लीक और ये आपका जो भी जितना भी इनका जो था वो सब मिला के भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह चरम सीमा पर है और महिलाओं के साथ दुष्कर्म रोज हो रहे हैं। तो ये सब इनका जो सिस्टम है तो वो सब इनका राज करने का सिस्टम ही नहीं था। ये पूरी सरकार होटलों में बिताई, कुर्सी की खींचातान थी इनकी। तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की 150+ सीटें आएगी। आपका तो अनुभव कृषि मंडी व्यापार मंडल से रहा ही है लंबा। आप 3 बार निर्विरोध आप अध्यक्ष रहे हैं, तो आपके लिए राजनीति कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो अब आप कैसे दर्शक वोटर्स के बीच में जाएंगे? किन प्राथमिकताओं को आप लेकर चलेंगे? क्या रहेगा आपका? देखिए, मैं वैसे किसान का बेटा हूँ और आप ये मेरा यहाँ माहौल देख ही रहे हैं। मैंने किसान के साथ में फिर व्यापारी, फिर उद्यमी और मैं विभिन्न संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा लंबा अनुभव कृषि मंडी से है, कृषि मंडी व्यापार से है, कृषि जिन्स से है। तो किसान का जुड़ाव मेरे साथ है और मैं 40 वर्षों से किसान की समस्याओं को हमेशा ही अच्छी तरह से उठाता रहा हूँ। तो किसान मेरे से जुड़े हुए हैं, व्यापारी मेरे से जुड़े हुए हैं, मजदूर वर्ग भी मेरे से जुड़ा हुआ है और गांव के लोग, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव के लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं।
तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि मुझे ज़्यादा कोई प्रचार प्रसार करना है। लोग तो ये देख रहे हैं कि कब आपको टिकट मिले और कब हम आपके साथ जुटे। तो जैसे हमने कहा कि ये एक राजनीतिक रूप से बड़ी हॉट सीट मानी जाती है नागौर, तो नागौर में आपको क्या लगता है कि आपके जो सीधे प्रतिद्वंदी होंगे कौन होगा? कांग्रेस से होंगे या कोई तीसरी पार्टी आप मानते हैं? देखिए, इसमें कोई भी आए, नागौर में 4 बार बीजेपी आ रही है, चाहे राजस्थान में सरकार किसी की भी रही है। नागौर सीट 4 बार बीजेपी जीती है और यहाँ बीजेपी के वोटर्स हैं। यहाँ मेन देखो, कांग्रेस मोमडन्स पे फोकस करती है और जाट वो अपनी जाति में आरएलपी जाटों पर फोकस करती है, और यहाँ मूल ओबीसी के और बनिया ब्राह्मण राजपूत लेकर 1,55,000 वोटर्स हैं। तो ये बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, और मुझे कहीं भी डाउट नहीं लगता, चाहे बीजेपी टिकट किसी को दे, यहाँ सीट ये बीजेपी की ही आएगी। आपने आरएलपी की बात छेड़ दी, तो आरएलपी इस बार 200 सीटों से चुनाव लड़ रही है, और हनुमान बेनीवाल तो जब से यहाँ से सांसद बने उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सारा विकास मैंने ही कराया नागौर में, तो वो अपने आप को एक बड़ा उम्मीदवार और अपना सीट मान रहे हैं नागौर को इस बार। देखिए, आरएलपी का यहाँ अभी कुछ इतना लंबा चौड़ा जितना देख रहे हैं, जितना इनका जो पब्लिसिटी है, इतना वर्चस्व है वोटर्स के माध्यम से नहीं है। आपने तो सर्वे किया ही है और आपको पता ही है, इतना कोई आरएलपी का इतना कुछ नहीं है। आरएलपी जरूर क्यूंसर में लीड लेती है, तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि क्यूंसर सीट भी आरएलपी के हाथ से चली जाएगी। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि आप किसानों के करीब हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से भी हैं, ऐसे ही बेनीवाल भी कहते हैं कि भाई मेरे साथ भी किसानों का एक बड़ा तबका है। नहीं, वो ठीक बात है जब ही तो पार्टी है भाई। 3 सीट ये लाए हैं पिछले दफे, एमपी में भी ये बीजेपी से गठबंधन करके जीते हैं, तो कुछ तो है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कोई जीत के आधार पर 200 सीटों पर ये आकर कोई कुछ हासिल कर लेंगे, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। तो आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए रहे हैं, तो व्यापार और कृषि, उसमें खासकर दाल वगैरह का व्यवसाय, तो जो किसानों की समस्याएं हैं वो क्या क्या है आप नागौर में मानते हैं? देखिए, किसानों के पास खेती करने का तजुर्बा तो है, लेकिन इनको मार्केटिंग अच्छी नहीं मिल रही थी। मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा, मैंने कृषि मंडी में काफ़ी सुधार किए और किसानों की जो उपज थी उसके एमएसपी भाव दिलाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। और यहाँ पान मेथी बड़े तादाद पर होती है, तो पान मेथी पहले सब्जी की श्रेणी में थी, जिसको कसूरी मेथी बोलते हैं, और मैंने कृषि मंडी व्यापार मंडल अध्यक्ष रहते हुए उसको कृषि मंडी सूची में डाला। तो पहले ये 20-30 रुपये किलो बिकती थी, कृषि मंडी की सूची में आते ही ये 100 रुपये के करीब हो गई। और अब हम सोच रहे हैं कि मैं स्पाइस बोर्ड का मेंबर भी हूँ, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये 52 की जो मसाला सूची है उसमें भी इसको डालें। तो ये अगर मान लो ये 53वीं सूची में कसूरी मेथी आ जाती है तो इसकी 400 से 500 रुपये रेट हो जाएगी। ये सब ये मसाला है, लेकिन ये मसाला कंपनी इसको मसाला मानती नहीं है, यूज़ करती है, तो किसान को दाम कम मिलता है। हम किसानों के लिए प्रयास कर रहे हैं, और भी जो भी इनका मुआवजा है, बार बार जो भी इनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो खेती बाड़ी में है इनके लिए, और जो कृषि मंडी में जो किसान की डेथ हो जाती है कृषि कार्य करते समय, तो उनको भी मुआवजा दिलाने में मैंने बहुत सहयोग किया है, और मैंने यहाँ नागौर मंडी से हजारों किसानों को दिलवाया। अभी हम लोग काफ़ी गाँव में घूम रहे थे नागौर के, तो लोग एक बात को लेकर बड़े परेशान थे कि जो बरसात के बाद जो नुकसान होता है उसकी भरपाई को लेकर, किसान कार्ड को लेकर लोग बड़े परेशान रहते हैं। और जब हम लोग गाँव में किसानों के पास जा रहे थे तो वो खासकर सांसद से बहुत उनकी शिकायतें थी कि वो उनके पास नहीं आते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते। तो वो बारिश की समस्या है, उसके बाद नुकसान की समस्या है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? कुछ बीमा कंपनियों का मतलब इसमें है, उनकी वो ज़्यादती है, बीमा करते हैं वापस वो नहीं होता है, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, काफ़ी बार कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और काफ़ी लोगों को हमने मुआवजा दिलवाया है। और सांसद अगर सुने, एमएलए एमपी अगर सुने, तो हम जैसों को मौका नहीं मिलेगा।
हम लोगों को मौका इसीलिए मिलेगा कि हम जनता की सुनते हैं और जनता हमारी मानती है और हम उनका काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है एक आइडियल सांसद या विधायक कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, बार बार रिपीट होता है तो वो तो जानता है मैं ही राजा हूँ यहाँ का। नए आदमियों को सीटें देनी चाहिए जिनमें काम करने का तजुर्बा हो, वो जनता के बीच रहता हो और वो जनता की सुनता हो। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर मान लो अच्छे ईमानदार और नेक व्यक्तियों को अगर यहाँ से टिकट मिले तो नागौर का या कहीं जहाँ से हो विकास होगा। मैं 365 दिन में 270 दिन हॉस्पिटल में रहता हूँ समाज सेवा में, और मुझे जैसे विद्या भारती और आपका लघु उद्योग भारती, ये सेवा भारती, भारत विकास परिषद, कृषि मंडी व्यापार मंडल और बहुत सारी जो गौशाला है उनका भी मैं अध्यक्ष रहा। ऐसे संगठनों में मैंने काम किया है और इसका लाभ मुझे अब आगे मिलेगा। गौशाला की बात की, गायें हमारी पृष्ठभूमि में आप पीछे देख रहे होंगे कि गायें जहाँ पर होती है वहाँ का तो वास्तुशास्त्र वैसे ही सुधर जाता है और गायें अपने आप में किसी सौभाग्य या भाग्य को तय करने वाली होती हैं। तो गायों से बात चली, और लेकिन हम लोग जब नागौर में घूम रहे हैं, पिछले कई दिनों से चुनावी कवरेज में निकले हैं, नागौर में इतनी अव्यवस्था क्यों है? जैसे हम देखते हैं कि फ्लाईओवर आधे अधूरे बने हुए हैं, रोडें टूटी हुई हैं, आसपास के जितने भी गांव हैं वहां तक विकास की बड़ी समस्याएं हैं। तो क्यों ऐसे हालात हैं जबकि इतना हॉट सीट मानी जाती है? देखिए, नागौर का नाम ही नागौर, यहाँ किसी प्रकार का कोई गौर नहीं है। और आप हॉट सीट, जाट सीट, मोमडन सीट ऐसे करके इस सीट को अच्छे लोगों की मानसिकता इससे हट गई है। वो कभी उम्मीदवारी नहीं करते, अच्छे लोग देखते हैं चलो अपना काम नहीं है। और ये लोग जो हॉट सीट पे बैठते हैं वो लोग उनकी सुनते नहीं हैं, बहुत मजबूत लोग होते हैं, तो फिर विकास होता नहीं है। जैसे यहाँ फ्लाईओवर है तो कुछ राजनेताओं की ढिठाई है और कुछ सरकार भी इनकी सुन रही है। अभी कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ एमएलए बीजेपी का है और सांसद भी हमारे बीजेपी का ही था, अब चला गया आरएलपी, उसने बीजेपी छोड़ दी, लेकिन फिर यहाँ कांग्रेस उनकी भी दोनों की सुनती नहीं है। तो विकास यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट का रुका हुआ है और नागौर सीट पे तो कोई आता ही नहीं। कुछ फ्लाईओवर की हालत तो 2018 से 2018 नहीं 2016 में इसका वो शिलान्यास हुआ था। और मैं ये कहता हूँ कि ये लोग अनन फनन में शिलान्यास कर देते हैं और उस दिन उन्होंने मुहूर्त नहीं दिखाया। मैं तो ब्राह्मण हूँ, ये बात मैं जरूर कहूँगा कि उस दिन सोमवती अमावस थी और मैंने सीआर चौधरी साहब और ये जो भी हमारे ये पहले अबूब रहमान साहब यहाँ एमएलए थे और वो मंत्री जी भी आए थे, तो मैंने उनको कहा था कि भी ये समय तो टालो, लेकिन अनन फनन में उन्होंने बाटा लगा दिया और वो बाटा अभी तक सक्सेस हुआ नहीं। अब ये 7.5 उतरेगी तो 7.5 साल बाद ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ज्योतिष और इन सब चीज़ों पर भी बड़ा विश्वास करते हैं? देखिए, हम भारतीय संस्कृति और भारतवर्ष में रहते हैं तो हम ऋषि मुनियों के इस प्रदेश में रहते हैं, तो वो हमारा ये कर्मकांड और ये जो पंचांग का और का सब है ना, ज्योतिष का, तो ये हमारा है ही, ये तो हमारी संस्कृति में है और इसको नहीं मानने वाला मनुष्य ही नहीं है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन आजकल लोग सनातन, हम तो गाय को भी माता मानते हैं, धरती को भी माता मानते हैं, लेकिन आजकल लोग सनातन को खूब गालियां दे रहे हैं। वो सनातन को गालियां दे रहे हैं, उनका ये दिमाग सटिया गया है और वो ज़्यादा लंबे चलने वाले नहीं हैं। तो भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन संस्कृति है, हमारे ऋषि मुनि, हमारा ये वैदिक ज्ञान, तो ये सब लुप्त होता जा रहा है और ये लुप्त होता जा रहा है जब भी ये अपना ये विडंबना आ रही है, हर कोई हर जैसा ही बोल देता है। ये क्या है, वोटों के कारण एक किसी जाति को साधने के लिए ये ऐसी बातें बोलते हैं। तो आपको जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसकी तरफ से कोई कभी ऐसा उसके खिलाफ कोई बयान नहीं आता? जैसे सनातन पे बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि भाई सनातन मतलब हमारे ऊपर हमला, लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आपके खिलाफ और देश में नेशनल स्तर
उसका कोई सनातन कभी विरोध करते हुए हमने नहीं देखा राहुल गांधी को, या ये सनातनी है ही नहीं भाई साहब। राहुल गांधी जी का तो दिमाग ही मेरे हिसाब से एक छोटे बच्चे का जैसा दिमाग है। ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, सोशल मीडिया में ये आता है, ये कुछ बोलते हुए कुछ बोल देते हैं। और सनातनी इन्होंने कब देखा? इनका जैसे सनातनी धर्म में हम ब्राह्मण हैं तो हम उस धर्म से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, अभी तक हम उसको चला रहे हैं। उन लोगों ने तो ये कभी देखी नहीं। भारतीय संस्कृति उसकी मदर बाहर की है, तो ये सनातनी रहे ही नहीं भाई साहब। ये इसलिए बोलेंगे, और ये बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। और सनातन कभी भी मिटेगा नहीं, और हम सनातन के पुजारी हैं, और सनातन रहेगा। और जब ही ये भारतीय संस्कृति सनातन के पीछे ही है। अमूमन होता क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादातर किसी भी स्टेट में चुनाव होता है तो खुद लीड लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आप चाहेंगे अगर टिकट मिलता है तो मोदी जी यहाँ के चुनावी सभा करें? बिल्कुल, मोदी जी को तो यहाँ सुबह आपने हॉट सीट बोला है, तो जरूर प्रधानमंत्री जी नागौर आएंगे। प्रधानमंत्री जी का पीछे भी 17 अगस्त को दौरा था यहाँ खरनाल में, तो फिर चेंज हो गया उनका, वो फिर सीकर हो गया, तो वो आएंगे, जरूर आएंगे। पिछले दफे भी प्रधानमंत्री जी आए थे, हम मिले थे, और हमने कहा बार बार आइए। तो आपको कैसा लगता है, अभी देश एक अच्छे व्यक्ति और मजबूत हाथों में है? बिल्कुल है। ये तो हम आपसे पूछे, ये तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि नागौर की नहीं, प्रत्येक नागरिक यही कहता है भाई। विधानसभा एक अलग मतलब है, लेकिन लोकसभा में यह 25 सीट, 25 की 25 आती है, 25 की 25 आएगी। पिछली बार एक ही छोड़ी थी, और वो छोड़ी तो वो क्या है कि यहाँ की थोड़ी स्थिति परिस्थिति देख के छोड़ी थी। अगर नहीं छोड़ते तो भी बीजेपी जीतती है। आप नागौर से ही हैं, और नागौर से इन दिनों एक चेहरा, एक पुरानी नेता बहुत चर्चित हैं, ज्योति मिर्धा जी, वो बीजेपी में आ गई हैं, तो क्या कहेंगे उनके आगमन पर? देखिए, बीजेपी वैसे ही मजबूत है, बीजेपी कहीं कमजोर नहीं है, और ज्योति जी आई है तो बीजेपी और भी मजबूती आई है। ऐसी बात नहीं है कि ज्योति जी आने से बीजेपी में कुछ नहीं। कांग्रेस में जरूर हुआ, घाटा हुआ उनको, तो स्वीकार्य है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जाट वोट बैंक की खातिर उनको मैंने पहले बता दिया था, जाट जाति तीन भागों में बंटी हुई है। 18 से 30 तक आरएलपी, 30 से 60 तक बीजेपी या अपने कैंडिडेट के साथ, और 60 के ऊपर वाला कांग्रेस। ठीक है ना? मूल बीजेपी का मूल वोटर्स मूल ओबीसी और ब्राह्मण, बनिया और राजपूत, ये 90 से 95% बीजेपी के वोट करते हैं। तो हमारी नेता अगर ज्योति मिर्धा आए तो हमें कोई ऐतराज नहीं, हमारे बीजेपी से कोई भी आए, हम तो फूल को देख के वोट देने वाले लोग हैं। भाई बोझा सार से तो टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेगा, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी के साथ है। पार्टी की जय तो बोलते ही रहते हैं, 40 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। तो कहीं अगर पार्टी को लगे कि भी ये कार्यकर्ता है, और पार्टी अगर टिकट देती है, ऊपर का नेतृत्व अगर हमें स्वीकार करता है, तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो पार्टी के साथ रहेंगे। 2019 में भी यही सोच के लोगों ने बीजेपी के नाम पर, कमल के नाम पर वोट दिया। बिल्कुल, कोई और सांसद बना वो बात नहीं। देखिए, अभी हमारे राजस्थान में कोई भी मतलब किसी के नेतृत्व में नहीं, मोदी जी के नेतृत्व चुनाव है। हमें फूल को मानते हुए हमारा मुख्यमंत्री कमल का फूल, बस। चेहरा कोई प्रोजेक्ट नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ज्योति मिर्धा बीजेपी में आई है, तब से जो हनुमान आरएलपी के हनुमान बेनीवाला, उनकी बड़ी तनातनी है, बड़े बयानबाजी खूब हो रही है खुल के। तो वो सब, उसको आप कैसे तोलते हैं? नहीं, वो मैं तो इनके संगठन की बात करता हूँ, जातीय संगठन की। बीजेपी कांग्रेस से कुछ अब यहाँ लेना देना नहीं है। ये आपस में मतलब ये कर रहे हैं भाई, इन मिर्धा परिवार से, ये परिवार से, तो एक परिवार अपनी वोट बैंक समझते हैं भाई, मैं जाटों का मेरे पास ज़्यादा वोट है, वो कहता है मेरे पास ज़्यादा वोट है, तो ये कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आजकल वोटर्स बहुत समझदार हो गया है, जातिगत वोटिंग करते ही नहीं है। जहाँ जिनका माइंड सेट है वहाँ उनको वोट देते हैं। और निश्चित ही ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में आई है, तो इनकी वोट बैंक, इनके जो सपोर्टर, ये जरूर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी करेंगे, कांग्रेस के कहीं ना कहीं घाटा होगा। तो लेकिन उन्होंने जो है, बेनीवाल जी ने क्यों छोड़ा बीच में? मतलब क्या सिर्फ कुछ और दूर? ये बहुत ही मतलब
होशियार या अपन बनिया बोल सकते हैं, ये राजनीति का बनिया है। तो ये अपनी मार्केटिंग करने के लिए इन्होंने सोचा कि अब मेरी मार्केटिंग चल जाएगी, इनको पीछे छोड़ दें, लेकिन ये मार्केटिंग ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। तो लेकिन अभी जब हम देखते हैं खिंवसर में और कहीं भी, मतलब इवन खिंवसर में भी बहुत हालात ठीक नहीं है, विकास की स्थिति बहुत, आप देख लीजिए तेजा जी का लोक देवता हैं तेजा जी, उनके मंदिर के निर्माण में इतनी राजनीति हो रही है। अब हरियाणा से चौटाला परिवार करोड़ों रुपए नहीं, यहाँ एक भ्रमना है, मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे यहाँ जाटों की बात करें तो ये 15% है हमारे इस जिले में, और पूरे नागौर जिले में, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 से 20 के बीच में है, कहीं 12 से 20 के बीच में है। तो लोगों में क्या है कि दूसरी जातियों में जैसे मूल ओबीसी के लोग हैं, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, ये जो बीजेपी की जिसको हम मूल वोटर्स समझते हैं, तो उन लोगों में ये डर है, उन लोगों में ये भय है कि ये एक जगह वोट देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि 18 से 30 का जाट आरएलपी ज़्यादा, 30 से 60 का जाट बीजेपी या अपनी जाति को, और 60 से ऊपर का जाट कांग्रेसी है। तो अब ऐसा कोई नहीं रहा है कि भाई एक अमूमन एक जाति पे अगर मान लो अपन दाव खेलें और वो जीत जाए, ऐसी बात नहीं है। और पार्टी को ये चाहिए कि ये नागौर की 10 सीटें हैं, नागौर की 10 सीटों में 2 सीट SC/ST है, शेड्यूल कास्ट, 8 सीटों में 4 सीटों पर जाटों को दो, 4 सीट पर अदर्स को दो, मूल ओबीसी, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत। हम ये मांग कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा अमूमन ज़्यादा सीटें जाट के खाते में जाती है। हालांकि मैं संघ का व्यक्ति हूँ, RSS का हूँ, मैं जातिवाद नहीं करता, लेकिन आपने राजनीतिक बात पूछी है तो इसमें खुल के बात भी करनी चाहिए कि भाई इस राजनीतिक परिपृष्ठ में क्या है। लेकिन अभी जो नागौर की सीट की बात करें, नागौर विधानसभा क्षेत्र की, तो इसमें मूल ओबीसी, बनिया और ब्राह्मणों के 1,55,000 वोट है। इसमें जाट, SC/ST और मोमडन, ये सब मिला के 1,15,000 वोट। हमने घूमते हैं तो हमें पता लगता है कि एक नेशनल परिप्रेक्ष्य में जब भी हम बात आती है ना, तो लोग नरेंद्र मोदी पर एक लीडर के तौर पर, एक राष्ट्रवाद के तौर पर बहुत भरोसा करते हैं आज भी, बिल्कुल एकदम अडिग हैं, चाहे वो जाट हो या कोई भी हो। खैर अभी राजनीति की बहुत सारी बातें की हैं सर के साथ, थोड़ा सा व्यापार से रिलेटेड करते हैं, समझते हैं कि कैसे इनकी कंपनी काम करती है। तो सर दालों का बिजनेस और व्यवसाय में आप कब उतरे, कैसे उतरे, क्या कहानी है? 1990 में मैंने यहाँ आके नागौर कृषि मंडी में आड़त की दुकान की, जिसमें किसानी माल आता था। 90 से 2000 तक मैंने उस व्यवसाय को, आड़त के व्यवसाय को और ट्रेडिंग के व्यवसाय को किया। उसके बाद में 2000 में मैंने इंडस्ट्री लाइन में आ गया। तो यहाँ दाल मिलें नहीं थी, मैंने पहली मिल स्थापित की रिको में, ये रिको कटा, उसमें मैंने पहली फैक्ट्री लगाई दाल मिल की। धीरे धीरे लोगों को भी मोटिवेट किया और धीरे धीरे मेरे भी 3 यूनिट हो गए और यहाँ का करीब 22 दाल मिलें स्थापित हो गई। मैं दाल मिल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा, कृषि मंडी व्यापार मंडल का लंबे समय तक अध्यक्ष रहा। किसानों से और से हमारा अच्छा जुड़ाव रहा। और जब हम यहाँ आए तो ज़्यादातर तिलहन की खेती होती थी, लेकिन हमने जो यह दलहन में काम चालू किया तो तिल की खेती इतनी अच्छी, मतलब उसमें प्रोडक्शन कम होता है, और ये जो मूंग और ये मोट या ये दालों का जो है ना, इसमें हमारा यहाँ नागौर की ज़मीन अच्छी है, तो इसमें अच्छा उत्पादन होता है और नगद उसका किसानों को भुगतान भी होता है। तो धीरे धीरे किसानों ने अपना रकबा बढ़ाया। अभी हमारे नागौर ज़िले में 45 से 50 लाख बोरी मूंग पैदा होते हैं, और यहाँ का मूंग पूरे भारतवर्ष में सप्लाई होता है। अच्छी अच्छी कंपनियाँ यहाँ की खरीदार हैं हमारी दालों की, और यहाँ का ज़्यादातर माल ऑर्गेनिक होता है। हमारी बरसात से खेती होती है और ज़्यादा पेस्टिसाइड का यहाँ यूज़ नहीं, इस्तेमाल नहीं होता है। लोग ये गाय का गोबर और इससे इसका भी ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो प्रोसेसिंग भी आप करके देते हैं या कैसे आप इसमें कंपनी होल मूंग भी लेती है, जो शॉकिंग में ये उसको करके खाती है,
तो उसमें भी हम ग्रेडिंग करके देते हैं मूंग का। हाँ, और इसकी हरी दाल भी बनाते हैं, छिलके वाली, और इसमें वो तलाई वाली भी बनाते हैं, और ये पापड़ वाले भी यहाँ खूब ये लेते हैं। पापड़ तो फेमस है यहाँ का। हाँ, पापड़ बीकानेर के पापड़ में खूब लगती है, और दूसरे भी यूनिट पापड़ वाले भी लेते हैं। तो 3 क्वालिटी बनती है इसमें। एक क्वालिटी पापड़ की, दूसरी क्वालिटी यहाँ कंज्यूमर जो रिलायंस है, टाटा है, पतंजलि है, या जितने भी मॉल्स हैं उसमें पैकिंग में जो डोमेस्टिक में बिकती है। और ऊपर की जो बड़ा दाना होता है वो तलाई में जाती है, मूंग तलाई आती है ना कंपनियों की, तो उसमें मतलब ब्राह्मण का बेटा एक कामयाब व्यापारी बनेगा, ये देखो, ये मैं यही कह रहा था कि एक राजनीति में ऐसा है कि ये जाति ये काम कर सकती है, जाट जाति काम कर सकती है, ब्राह्मण जाति ये काम कर सकती है, या ये ज़्यादा बोल रही ये काम कर सकते हैं। ये सिर्फ राजनीति में है, बाकी व्यापार में ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया टाटा कौन सी जाति का है, बढ़िया है क्या? ब्राह्मण इंटरव्यू। हाँ, ये पतंजलि का मालिक कौन है? ऐसी बड़ी कंपनियों के मालिक सब बढ़िया थोड़ी है, कोई भी जाति का कर सकता है। देखो जज्बा, उसमें तजुर्बा, जज्बा, ईमानदारी, मेहनत का और का ये सब अगर मान लो जोश होश हो तो ये काम कर सकते हैं। हमने तो 17 घंटे काम किए, और विश्वास जीतना पड़ता है भाई साहब। जब हम मंडी में आए थे ना, तो यहाँ के व्यापारियों ने ये कहा कि ये ब्राह्मण का बेटा 10 दिन टिकेगा, 10 दिन नहीं टिकेगा, और उन्होंने मुझे एक शीर्ष स्थान पर बिठा दिया। तो वो मेहनत करनी पड़ती है। व्यवसाय अगर अच्छा कामयाब व्यवसायी है, कोई भी जाति से हो, विश्वास, फिर वो बनिया ही कहलाता है। विश्वास जीतना पड़ता है। देखो ऐसा राजनीति में भी जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, व्यवसाय में भी अपने व्यापारियों का विश्वास जीतना पड़ता है, तो एक मजबूती आ जाती है। तो एनएमएफ न्यूज़ की जो यात्रा है आज नागौर में थी, और भोजराज सारस्वत जी से मुलाकात की, उनकी दावेदारी की जो अहम बिंदु हैं, जो बातें हैं, वो हमने जानी। उम्मीद करते हैं ये मुलाकात आपको पसंद आई होगी। जल्द एक नई मीटिंग के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।